तो प्यारे बच्चों, आपको मैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.3 में ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। दिखाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम इसको सीखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो क्वेश्चन में लिखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको क्या करना होता है कि अपरिमेय प्रूव करने के लिए हमेशा क्वेश्चन में अपरिमेय ही दिया होता है। लेकिन अगर आपको इसे सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमें इसके विपरीत मानना पड़ता है, ऑपोजिट मानेंगे कि ये दी गई संख्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे माना दी गई संख्या, माना दी गई संख्या √5 एक परिमेय संख्या है। तो पहला स्टेप हमारा ये रहता है कि जो भी संख्या आपको गिवन है उस संख्या को आपको क्या मानना है, परिमेय मानना है। क्वेश्चन में आपको अपरिमेय दिया है बट आपको क्या मानना है, परिमेय संख्या मान के चलना है, राइट। अगर किसी भी संख्या को आप परिमेय कहते हैं तो परिमेय हमेशा P/Q के फॉर्म में होती है। परिमेय किसके रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। जहाँ यहाँ लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा इसके बारे में, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, और P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। तो पहले आपने माना कि दी गई संख्या √5 एक परिमेय संख्या है, और अगर आप किसी को परिमेय कहते हैं तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। कंडीशन होती है कि Q नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इतनी बात क्लियर होती है। इसका एक मतलब और निकालते हैं, अर्थात P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर P/Q के रूप में कोई भी परिमेय संख्या दे रखी है और अगर उसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, इसको समझते हैं। जैसे 16 ले लिया और 14 ले लिया, 16 और 14 हमने ले लिए, तो 16 और 14 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो 2। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है, 2 एक ऐसी संख्या है जो 16 को भी विभाजित करती है और 2 एक ऐसी संख्या भी है जो 14 को भी विभाजित करती है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, एक को छोड़कर। एक भी ऐसी संख्या है जो 16 को भी विभाजित करती है और 14 को भी विभाजित करती है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब आप समझ चुके होंगे कि कोई एक ऐसी संख्या होना चाहिए जो दोनों संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे, उसको हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। आगे की ओर चलते हैं। तो इसी तरह से सिचुएशन इसमें है कि P तथा Q का भी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बस अब ये स्टेप कंप्लीट हुए। इसके बाद हमें करना क्या होता है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब आपको सिद्ध ये करना है कि P तथा Q के आप उभयनिष्ठ गुणनखंड बता दें। P तथा Q का आप कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड सिद्ध कर दें, जिससे ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और जैसे ये बात गलत होती है तो इसका हो जाता है विरोध, और विरोधाभास प्रमेय के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। हमें मालूम है यहाँ पर कि √5 की जो वैल्यू गिवन है वो P/Q के रूप में। हम यहाँ पर लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर। जैसे हम दोनों ओर वर्ग करते हैं तो ये आपका बन जाएगा √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता तो 5 बचेगा। P का स्क्वायर आप सभी जानते P² होता है और Q का स्क्वायर आप सभी जानते Q² होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ भेज देना, 5 को नीचे लाना है। तो Q² को हम यहाँ पे लिख लेंगे और P² 5 को हम कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। जैसे A इक्वल टू दे रखा है B/C, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो A का मल्टीप्लाई यहाँ करो C का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो C यहाँ पर आ जाएगा, और A को नीचे भेज दोगे तो B/A बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार Q² को हमने यहाँ पर भेज दिया और 5 को हम कहाँ पर लाए, नीचे लाए।
तो इस तरह से हमें ये चीज़ मिल चुकी है कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पी स्क्वायर अपॉन 5 के इक्वल है। चलिए अब देखते हैं हम, तो यहाँ से ये रिजल्ट ये निकल रहा है कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 जो है वो पी स्क्वायर को क्या करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। भाई ये लिखा है 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 में अगर हम 2 का भाग देते तो 2 बार कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम 2 में भी अगर 2 का भाग दें तब भी ये कट जाता है। तो किसी के स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो उसका मतलब है वह संख्या भी उसी संख्या से क्या होती है, विभाजित होती है। तो इसका अर्थ वही निकाला जा रहा है कि पी स्क्वायर 5 जो है 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तो पी को भी 5 पी को भी तो पी भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिखते पी भी 5 से क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर पी स्क्वायर 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी पी स्क्वायर में 5 से भाग जाता है, तो पी में भी 5 से भाग अवश्य जाएगा, ये प्रमेय होती है। ठीक है, अब हमें ये रिजल्ट मिल चुका है। अब इसके बाद देखो पहला स्टेप आपका ये था कि दी गई संख्या को परमेय मानना है। परमेय मानने के बाद उसकी कंडीशन बताना है कि परमेय किस रूप में होता है, तो पी अपॉन क्यू के रूप में होता है। ये इसकी कंडीशन होती है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और पी और क्यू क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अर्थात पी तथा क्यू का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है कि √5 पी अपॉन क्यू आपको दिया है, इसका दोनों ओर आप वर्ग करें ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड और इसको सॉल्व करें, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालें पी स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब यानी अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये सिचुएशन आपको पता चल चुकी है। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा वो क्या रहता है उसको हम समझते हैं और उसको हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ देखते हैं और आप पेन कॉपी लेके साथ में से नोट भी करते जाइएगा, अच्छी तरह से समझते जाइएगा। और हम जैसे ही साइड में होते हैं तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा ताकि अगर आप कोई गलती छूट रही है या कुछ छूट रहा है तो उसको आप मिला सकें। राइट, चलिए तो यहाँ पर हमने मान लिया कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है और पी भी 5 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं माना पी बराबर 5c रखने पर, कहाँ रखना है, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसी बॉक्स में p बराबर 5c रखने पर। तो जहाँ इसमें p है वहाँ पर 5c रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी 5 का स्क्वायर 25 होता है और c स्क्वायर और अपॉन में रहेगा आपका 5। 5 से इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 5c। 5 एकम 5, 5 से 5 बार कट जाएगा 25, तो 5c स्क्वायर। 5 को आपको नीचे लाना है तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू आपको मिल गया क्या, c स्क्वायर। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर लेंगे और यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। क्या किया हमने, ध्यान से देखिएगा, p बराबर हमने 5c रखा, जहाँ पर p लिखा है इस बॉक्स में वहाँ पर हमने 5c रख दिया। होल स्क्वायर था, दोनों लोग हैं भैया तो 5 का भी स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, c का स्क्वायर क्या होता है, c स्क्वायर होता है। और अपॉन में कितना लिखा हुआ है 5। 5 से 25 को काटोगे 5 बार कटेगा तो यहाँ 5c स्क्वायर हो जाएगा। 5 को आपको नीचे लाना है तो ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर। तो c स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी q स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से ये रिजल्ट निकल रहा कि जो 5 है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो क्यू भी 5 से, तो क्यू भी, इसको यहाँ दिखाई दे रहा है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। ये सम्स कॉपी आपने कर लिया होगा, इसके बाद हम यहाँ पर बताते हैं आपको। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये बीच का जो पोर्शन है इसको हम हटाने जा रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ पर दिक्कत हो रही है लिखने में तो इसे हमने हटा दिया। चलिए, तो यहाँ पे लिखा 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्यू भी, इसी के बाद इसी के आगे हम यहाँ से लिख रहे हैं, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना, क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। देखो अभी यहाँ पर हमने लिखा था कि 5 जो है, p जो है 5 से भी विभाजित हो रहा है
और Q भी अभी आप देख चुके हैं कि Q भी 5 से विभाजित हो रहा, तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है सिंस P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। भाई 5 से Q में भी भाग जा रहा है और 5 से P में भी भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि P तथा Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना होगा, 5 होगा। और यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि P तथा Q के एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक ही इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता, लेकिन एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ों का आपस में क्या हो चुका है, विरोध। तो लिखेंगे इसलिए विरोधाभास से प्राप्त होता है कि जो P/Q है एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। अगर आपको भाई साहब मालूम चल चुका है कि P/Q परमेय संख्या नहीं है, तो P/Q किसके बराबर, √5 के, तो इसका मतलब है अतः इससे स्पष्ट होता है कि √5 भी एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। और अगर √5 परमेय संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं कि √5 क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। तो इस तरह से ये सम्स क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस सम्स को हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। आप इतने का स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा जल्दी से। तो उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे हटाने जा रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके सामने दिखाई दे रहा है और इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो जब भी इस तरह का सम आता है, और ये जो सम आपको दिखाई दे रहा है, ये सम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से देखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन लगातार 2 ईयर से आ रहे हैं, लास्ट 2 ईयर से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। देखो अपरमेय संख्या आपको क्वेश्चन में गिवन है, बट उसको हम परमेय मानकर ही हल कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया अगर ये परमेय है तो इसका मतलब है कि 3 + 2 √5 जो होगा वो P/Q के रूप में होगा। और यहाँ क्या कंडीशन हो सकती है, जहाँ Q ≠ 0 और P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद करना क्या होता है, इसको ही सॉल्व करना होता है। तो 3 ये लिखा है ना, 3 + 2 √5 = P/Q। आप एक काम करें, 2 √5 को ऐसे लिखिएगा और 3 को आप उस तरफ ले जाइएगा, तो ये P/Q -3 मिल जाएगा आपको। 2 √5 आपको यहीं पर लिखना है और 3 को उस तरफ ले जाना, प्लस का था, इस तरफ ले जाओगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 मान के एलसीएम लीजिएगा, तो ये 2 √5 1 एलसीएम लेना है तो Q आएगा, Q का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टी, जब भी आप एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का गुणनफल एलसीएम होता है, और 1 का मल्टीप्लाई P में करोगे तो 1 आएगा, और Q का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 3Q आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 को नीचे भेजते हैं, तो ये √5 आपका एज इट इज़ रहेगा, ये P - 3Q रहेगा, और 2 को जब नीचे भेजेंगे तो ये 2Q हो जाएगा। ये 2 को जब नीचे भेजेंगे तो ये Q के पास जाएगा और क्या हो जाएगा, 2Q। सिंस विरोधाभास से प्राप्त है, इसको हम डिब्बे में बंद कर लेते हैं और यहीं से हम कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना है। विरोधाभास से प्राप्त होता है कि, देखो इससे पहले ही हम सम कर चुके हैं, विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। अब समझना है ध्यान से, अगर आपको पता चल चुका भैया कि ये √5 है और √5 किसके बराबर, इसके बराबर, √5 जो है वो एक अपरमेय संख्या है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगी, इसलिए P - 3Q / 2Q भी एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी।
तो ये बात भी हमें पता चल चुकी है। जब हमें इतनी जानकारी मिल चुकी है कि √5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या, √5 जिसके बराबर होगी तो वो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जब ये दोनों चीज़ें हमें मिल चुकी कि ये दोनों ही अपरिमेय हैं, तो इनमें जो लोग प्रेजेंट है ना P और Q, तो हम कह सकते हैं भैया कि ये इसके बराबर है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये किसके बराबर है, अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः इससे स्पष्ट होता है कि 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये सम कंप्लीट हो चुका है, मात्र 2 मार्क्स में आता है, सिंपल सा सम है, 2 नंबर आपके बिल्कुल तैयार है ना। तो इसको आप अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। और करना क्या है, पेन कॉपी साथ में लेके रखो पढ़ते वक्त, बिल्कुल तभी आपको फीलिंग आई कि हम पढ़ रहे हैं, वरना वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं होता। आप पेन कॉपी साथ में लेंगे, समझते जाइए, साथ में एज इट इज लिखते जाइएगा। तो इसे हम हटाने की कोशिश करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं, जिसमें से हम आपको कुछ पार्ट्स बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट है 6 + √2, ठीक है। तो ये सम अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया है, बिल्कुल सेम टू सेम है। चलो कोशिश करते हैं हम तीनों आपको बताते हैं। काफ़ी ध्यान से और इंटरेस्ट के साथ आप इन सब चीज़ों को समझिएगा, काफ़ी बेटर आपको समझ में आएगा। और उम्मीद ये है, मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, चीज़ों को रटना ना पड़े, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस पर बहुत फोकस करना है, पेन कॉपी साथ में लेके बैठे और हम चलिए स्टार्ट करते हैं सम। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखो ये आपसे क्वेश्चन में बार बार बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोलेंगे अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, लेकिन आपको जब सॉल्व करना तो मानना है परिमेय। ध्यान रखिएगा, क्या मानेंगे आप, परिमेय मानेंगे। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आपने इसको 1/√2 को परिमेय संख्या मान रखा तो भाई इसका रूप भी तो दिखाओ इसको। तो इसका रूप होता है P/Q के रूप में, तो 1/√2 बराबर हो जाएगा P/Q के रूप में। फिर इसकी कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है भैया कि जहाँ Q ≠ 0 होता है और P और Q पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक। यहाँ पर कुछ लोग 2 पूर्णांक भी लिख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पूर्णांक लिख दीजिएगा। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट काम रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। करना क्या है, √2 को ऊपर ले जाना है। √2 को कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है। Q को यहाँ लाना है। देखिए ध्यान से कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। 1/A/B बराबर दिया है C/D। तो हम आपसे कहें भाई D को ऊपर ले जाओ, तो आपको A को नीचे लाना है। और आपसे कहें भैया B को ऊपर ले जाओ, तो C को कहाँ लाना है, नीचे लाना है। मतलब एक दूसरे के स्थान क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज कर देना। देखो अगर हम D को यहाँ ला रहे हैं तो D ऊपर लिख जाएगा, C को नीचे ला रहे हैं तो C नीचे लिख जाएगा। और अगर हम A को नीचे ले जा रहे हैं और B को ऊपर ले जा रहे हैं तो B को ऊपर लिख देंगे, A को कहाँ लिख देंगे, नीचे। मतलब इस तरह से लिख देना। D को इधर भेजना है तो A को D के प्लेस पर लिखना है, B को C के पास भेजना है तो C को B के पास भेज देना है। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करना है। तो Q का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो Q आएगा, और √2 के नीचे P को लाएंगे तो P आ जाएगा, और √2 को हम यहाँ पर भेज देंगे। और अपॉन में ये 1 है, तो 1 को किसी के अपॉन में लिखा नहीं जाता, तो नेक्स्ट स्टेप में हटा देते हैं। तो Q/P बराबर आ गया आपका कितना, √2 आ गया। Q/P बराबर कितना आ गया, √2। आप ऐसा समझ पा रहे हैं तो ये भी अच्छा है, वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे इसी को देख लेते हैं, ये लिखा था A/B। इसका व्युत्क्रम करने पर तो ये B/A बराबर हो जाएगा D/C। ये भी उसी के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते थे √2/1 बराबर Q/P। ऐसा भी हम इसको कर सकते थे, ठीक है। तो जैसे आपको समझ में आ जाए आप वैसे कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है सिंस विरोधाभास, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हो, यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। सिंस विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई विरोधाभास से हम इतना सीख चुके हैं, इसको हम प्रूफ भी कर चुके हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि Q/P भी एक अपरिमेय संख्या होगी। भाई ये जो चीज़ है वो इसी के बराबर, इसी को लेके तो आगे तक हमने सॉल्व किया, तब जाके हम ये प्राप्त कर पाए। आपको मालूम है कि ये भी अपरिमेय संख्या है और Q/P भी अपरिमेय संख्या है। तो फाइनली हम कह सकते हैं, अतः स्पष्ट होता है, अतः इससे
स्पष्ट होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या संख्या है। इस तरह से ये समस्या फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कोई गलती हो रही हो तो उसको देख सकें फटाक से। इसको हम हटाने जा रहे हैं। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट है। अभी थर्ड का हमने फर्स्ट पार्ट कर रखा था 1/√2 वाला सम। अब ये आपका 7√5। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये भी अपरिमेय है तो मानना पड़ेगा, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपने इतना मान रखा है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो भैया उसको इसके रूप में बताओ कि इसका रूप किसके बराबर होगा। तो इसका ये जो 7√5 होगा बराबर होगा P/Q के रूप में, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P तथा Q पूर्णांक है। ठीक है, ये चीज़ें तो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इस टाइप के सम तो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होते हैं। अब आपको इतना पता चल चुका है कि 7√5 P/Q के रूप में है और Q नॉट इक्वल टू 0, P तथा Q पूर्णांक है। तो आप एक काम की 7 को नीचे भेजना है, केवल 7 को नीचे भेजना है। तो ये √5 ऐसे ही रहेगा, P/7Q हो जाएगा। P/Q कितना हो जाएगा, 7Q हो जाएगा। सिंस यहाँ लिखना पड़ेगा विरोधाभास से प्राप्त होता है कि ये आप प्रूव कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। और जब आपको इतना पता चल चुका है कि √5 एक अपरिमेय संख्या और P/7Q भी अपरिमेय संख्या है, तो ये जो रिजल्ट निकला है वो किससे निकला, 7√5 से। तो इससे स्पष्ट होता है कि 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ये सम्स क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही छोटे सिंपल से सम्स हैं, इनको काफ़ी टाइम नहीं लगता, बिल्कुल समय नहीं लगता। तो आप इनको जल्दी से कॉपी कीजिएगा और जल्दी से समझते रहिएगा। और इसे हम हटाने वाले हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमने थर्ड सम का थर्ड क्वेश्चन ले लिया, थर्ड पार्ट ले लिया है। और इसमें 6 + √2 गिवन है। तो यहाँ पर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और जब आप इतना जान चुके कि यह अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 6 + √2 जो होगा वो P/Q के रूप में होगा, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। जहाँ क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। P और Q, अब ये चीज़ तो आपको रट गई होगी भैया, ये चीज़ तो आपको क्या हो गई होगी, रट गई होगी। P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या होता है, बस इसमें देखो इस टाइप के समों में जो भी √2 है, √3 है, √5 है, बस इन्हीं की वैल्यूज़ को क्या कर लो, आप सेपरेट कर लो। बाकी जो चीज़ें लिखी हैं उनको सब उस तरफ भेज दो। अगर गुणे में लिखी हैं तो उन्हें नीचे भेज दो। तो आपको √2 को देखना, √3 को देखना, √5 को देखना, ये चीज़ें जहाँ भी आपको दिखाई दे रही, बस इन्हीं की वैल्यू निकालना है, ये सब हो जाता है कंप्लीट। चलिए, तो इसमें दिख रहा होगा आपको कि भैया √2 दिख गया। इसमें जब √2 हमें दिख गया तो 6 को हमें उधर भेजना पड़ेगा। तो √2 हमने इधर लिखा, P/Q -6 हो गया। 1 मान के आप क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो √2 बराबर आ जाएगा कि 1 और Q का एलसीएम क्या होगा, Q होगा 1 का मल्टीप्लाई P में करो तो P और Q का मल्टीप्लाई 6 में करो तो क्या हो जाएगा, 6Q। अब ये इसको बॉक्स में बंद करना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो ये भाग जाएगा। तो भागने नहीं देना इसको, क्योंकि √2 हमारा टारगेट मिल गया भाई। √2 दिख रहा, √3 दिख रहा, √5 दिख रहा, इन्हीं को सेपरेट करना, सेपरेट कर लिया हमने। तो विरोधाभास से प्राप्त होता है, विरोधाभास, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है अभी इनका, विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है भैया, एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास, ठीक है। तो विरोध क्या करना, कभी कभी विरोध करना फायदेमंद हो जाता है।
तो फ़ायदा हो रहा है ना कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इतना पता चल गया, तो इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि जब √2 अपरिमेय है तो ये भाई साहब भी तो अपरिमेय होंगे कि नहीं, क्योंकि ये भी तो इसी कैटेगरी के हैं, ये इसी के बराबर हैं, इसी जाति के, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। तो P-6Q/Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। क्यों होगी, क्योंकि √2 अगर अपरिमेय है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये भाई साहब भी क्या होंगे, ये संख्या भी क्या होगी भैया, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब आपको इतना तो पता चल चुका है कि √2 भी अपरिमेय है, ये बराबर में जो इक्वल में संख्या दे रखी है ये भी अपरिमेय, ये निकली किससे, यहाँ से। तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, और बाकी सम्स अभी हम कुछ सम्स आपको देते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, और जो सम छूट रहे हैं कुछ सम्स हम आपको घर के लिए होमवर्क में देते हैं ताकि उनको आप कीजिएगा, और इसको बार बार लगाइएगा, 2-3 बार समझिए। कोई भी डाउट आता तो कॉल करके पूछें, आप कॉल नहीं कर पा रहे आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही पढ़ते वक्त तुरंत कॉल कीजिए, तुरंत पूछ लीजिएगा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। कुछ सम्स और भी हम आपको देते हैं, तब तक के लिए इसको आप कॉपी कीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये 2 सम्स हमने आपको होमवर्क के रूप में दे रखे हैं, और इन सम को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सम है क्या। ध्यान दीजिएगा, पहला सम दे रखा है, दर्शाइए कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी आपने किया है भैया, इस टाइप के सम आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस सम्स को कीजिएगा, जो भी दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करें या कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सम देख लें। दूसरा सम लिखा है, दर्शाइए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो थर्ड पार्ट है उसी की तरह ये दूसरा वाला सम है, तो इसको भी आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो इसको भी अच्छी तरह से देखते रहिए, दिन में कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। और भी कुछ बताएंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।